नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले बिहार स्टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सब आपके आर्ट ऑफ टीचिंग से जो 30 क्वेश्चन आते हैं और अन्य दक्षता से जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि 13/9/2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगर हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, ये स्टेट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल है तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड ही क्वेश्चन होते हैं। लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तो क्वेश्चन को रट लें, रटना नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछता है, क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग से जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी लैंग्वेज ही बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं। आपको लगेगा 4 के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, और सही भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, वही आपका राइट आंसर होगा। इसलिए आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का ज़रूर प्रयास करिए। अगर हम सब अन्य दक्षता से बात करें तो इसमें मैथ से दोस्तों टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद ईवीएस परियों से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम सब 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको इस चैनल पर बिहार स्टेट के दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, कह रहे हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा है दोस्तों। ऑप्शन है पहला, क्या जो शिक्षण अधिगम होता है वह ठोस से अमूर्त की ओर होता है, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, सरल से कठिन की ओर होता है, या फिर ये सभी ऑप्शन सही है। दोस्तों जो अधिगम की प्रक्रिया होती है वह सही है कि ठोस से अमूर्त की तरफ जाता है। जो बच्चा को ज्ञात रहता है फिर अज्ञात की तरफ, बच्चा पहले उदाहरण देखेगा ना कि पहले नियम बनाने लगेगा। इसलिए ज्ञात से अज्ञात की तरफ, जैसे सरल से कठिन, पहले हम बच्चों को सरल चीज़ पढ़ाएंगे फिर कठिन की तरफ ले जाएंगे। ऐसा नहीं जो बच्चा जानता ही ना हो उसे हम पहले पढ़ाने लगेंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। जैसे हम बच्चों को जानवर के बारे में बताना है तो जानवर के बारे में अगर हम ऐसे जानवर का चॉइस कर लेंगे जो बच्चा कभी देखा ना हो तो वह नहीं समझ पाएगा। जैसे अभी कंगारू की बात करने लगे तो क्या बच्चा कंगारू के बारे में समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर हम सबसे पहले कुत्ते के बारे में बताएं, कुत्ते से लेकर हम कंगारू को कनेक्ट करेंगे तो तब बच्चा समझ जाएगा। इसलिए बच्चों को पहले वह चीज़ बताइए जो बच्चा जानता रहे, फिर उससे कनेक्ट करके आपको वह चीज़ बताइए जो बच्चा नहीं जानता है। इसलिए सरल से कठिन की तरफ। द राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। छात्र द्वितीयक है दोस्तों। ऑप्शन है पहला निरंकुश शिक्षण में, सेकंड ऑप्शन है प्रजातांत्रिक शिक्षण में, थर्ड ऑप्शन है खुला शिक्षण में, फिर प्रगतिशील शिक्षण में। देखिए छात्र द्वितीयक है, इसमें जो है निरंकुश शिक्षण में, तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट होगा। इसमें जो छात्र द्वितीयक होता है, और छात्र को द्वितीयक आपको नहीं रखना है, छात्र को केंद्र में रखना है। सर्वे क्या होता है? छात्र होता है। आप टीचर जरूर हैं, लेकिन जो मेन होता है इसमें बच्चा होता है। बच्चे के खिलाफ जो भी ऑप्शन आपका रहेगा वो ऑप्शन गलत होगा। अगर आप छात्र को द्वितीयक कह रहे हैं तो मतलब आपका यह निरंकुश शिक्षण में रहता है छात्र द्वितीयक। जब टीचर आएगा ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर लेक्चर दे दिया, बच्चा सीखा कि नहीं सीखा इससे नहीं मतलब होता, तो फिर वह द्वितीयक छात्र द्वितीयक में चला जाएगा। और यह कैसी शिक्षा प्रणाली है? यह आपका निरंकुश शिक्षण प्रणाली है। तो ऑप्शन इसमें इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं स्वायत्त अधिगम है। स्वायत्त अधिगम कैसा है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञात से, स्वप्रयास से, सेकंड ऑप्शन है शिक्षक के प्रयास से, थर्ड ऑप्शन है परिवार के प्रयास से, या फिर लास्ट ऑप्शन है समाज के प्रयास से। तो राइट आंसर इसमें स्वायत्त अधिगम है दोस्तों। स्वायत्त अधिगम क्या है? तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ज्ञात से, स्वप्रयास से। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? संज्ञा होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है, या फिर क्रिया विशेषण होता है। जो हमको अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में हमको क्या प्रयोग होता है? तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, क्रिया प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है दोस्तों। देखिए ब्लूम से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके चरण के बारे में पूछा जाता है, किस चरण में क्या होता है इसके बारे में पूछा जाता है। तो इनसे ब्लूम के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि ब्लूम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनता है। तो ऑप्शन है इसमें न्यूनतम स्तर अनावश्यक। इसमें जो आलोचना की बात करें, कौन से पदानुक्रम या फिर कौन सा स्तर की आलोचना है तो उसको बताना है। ऑप्शन सेकंड है व्यापक रूप से क्रिया का पदानुक्रम, थर्ड ऑप्शन है शिक्षण प्रदर्शन की रीढ़ नहीं है, लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम स्तर अनावश्यक है, इसकी ही आलोचना हुआ है। ऑप्शन इसमें ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगर हम सब ब्लूम की बात करें तो जो बेंजामिन ब्लूम का वर्गीकरण संज्ञानात्मक उद्देश्यों का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। ब्लूम सीखने के उद्देश्यों को तीन ज्ञान के क्षेत्र में बांटा था, संज्ञानात्मक, भावात्मक और संवेदी क्षेत्र में बांटा था। इसको आप जानते रहिए। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब हम सब आगमन विधि की बात करते हैं। तो आगमन विधि से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस बार भी पूछिएगा, जरूर पूछेगा। आगमन विधि के बारे में आप जानते रहिए क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आगमन विधि के बारे में अगर हम सब बात करें तो ये बाल केंद्रित होता है। जो निगमन विधि होता है वो आपका नेगेटिव पॉइंट है, आगमन विधि ये पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब यह विधि जो आगमन विधि जो होता है बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। शिक्षक केंद्रित है, आगमन विधि शिक्षक केंद्रित तो होगा नहीं, क्योंकि यह पॉजिटिव है, बच्चों के फेवर की बात करेगा। पाठ्यक्रम केंद्रित है, नहीं दोस्तों, पाठ्यक्रम पे नहीं फोकस करना है। शिक्षार्थी केंद्रित, हाँ अभी तो ये सही लग रहा है, लेकिन विद्यालय केंद्रित नहीं, विद्यालय केंद्रित नहीं। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। आगमन विधि कैसी विधि है? शिक्षार्थी केंद्रित है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि की त्रुटि है दोस्तों। आगमन विधि के बारे में आप जान गए कि आगमन विधि होता क्या है। इसकी जो त्रुटि है, इसकी जो कमियां हैं, आपको कमियों को बताना है। अधिक समय लेता है, तत्काल समाधान होता है, अव्यवस्था उत्पन्न होता है, शिक्षक को अप्रभावी बनाता है। देखिए, इसमें समय ज़्यादा लगता है, आगमन विधि में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि दोस्तों हमको बच्चों के हिसाब से इसको अप्लाई करना होता है। अगर हम अपने हिसाब से करें तो हम एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम एक चैप्टर शुरू करें, हो सकता है बच्चा नहीं समझ पा रहा हो, उसके हिसाब से पढ़ाना है, तो इसमें समय ज़्यादा लग जाता है। इसलिए आगमन विधि की कमियाँ क्या हैं दोस्तों? इसमें अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निगमन विधि की बात करते हैं। निगमन विधि के बारे में आपको हमने पहले बता दिया है, यह होता क्या है। इसमें दोस्तों ये एक शिक्षक केंद्रित होता है। इसमें पहले बच्चों को नियम बताया जाता है, तब उसे उदाहरण बताया जाता है। जो आगमन विधि होता है, पहले उसे उदाहरण बता के फिर नियम की तरफ ले जाया जाता है। इसको जानते रहिए। सभी विषयों में प्रयोग संभव है, उच्च स्तर के लिए उचित है। हाँ दोस्तों, निगमन विधि के बारे में आप जानते रहिए। इसे हम बड़ी कक्षाओं में प्रयोग कर सकते हैं। जो बड़ी कक्षाएं होती हैं उसमें हम निगमन विधि के जरिए पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चा वहाँ पर जानकार हो जाता है। एक ही साथ सभी को शिक्षण दिया जा सकता है, यह भी तो सही है दोस्तों। हमने एक सूत्र बता दिया कि आपको ये, जैसे कोई भी सूत्र ले रहे हैं आप, अगर सूत्र बता दिए कि यही सूत्र सभी बच्चे लगा के अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये एक साथ सभी बच्चों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। सभी विषयों में प्रयोग संभव है, ये भी सही है। तो इसलिए राइट इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य क्या है? शिक्षक के लिए, शिक्षार्थी के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, उपरोक्त सभी। पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो पाठ्य योजना में जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, शिक्षक के लिए हैं। जो पाठ्य योजना बनाया जाता है किसके लिए बनाया जाता है? वह तो शिक्षक बनाता है ना। पाठ्य योजना में जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, देखिए पाठ्य योजना बनाया किसके लिए जाता है? बनाया तो बच्चों के लिए जाता है, बनाता कौन है? शिक्षक बनाता है। उसमें जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो किसके लिए होते हैं? वो शिक्षक के लिए होते हैं। इसके बारे में आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान आकर्षित करना किनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है? ऑप्शन है मेरिल मॉडल, ग्रे मॉडल, या फिर ADDIE मॉडल, या फिर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ध्यान आकर्षित करना किसी भी व्यवस्था का महत्वपूर्ण अवयव है, तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा बी, ग्रे मॉडल। ऑप्शन बी, ग्रे मॉडल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण में कौन कौशलों का उपयोग किया जाता है? देखिए सूक्ष्म शिक्षण में श्यामपट्ट कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सूक्ष्म कौशल का जो प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म कौशल श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग होता है, सही है। खोज प्रश्न कौशल का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और सूक्ष्म शिक्षण होता किसके लिए है? सूक्ष्म शिक्षण टीचर के लिए होता है, इसको भी आप जानते रहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशन या शिक्षण में परस्पर एक समानता है, किसकी बात कर रहे हैं? अनुदेशन और शिक्षण में। ऑप्शन फर्स्ट है दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं, दोनों ही विषय केंद्रित होते हैं, दोनों में ही पृष्ठ पोषण, पुनर्बलन एवं पाठ विश्लेषण पर बल दिया जाता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। किसकी बात करें? अनुदेशन और शिक्षण में परस्पर
एक समानता है, क्या समानता है उसको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन सी सही है, दोनों ही पृष्ठपोषण, पुनर्बलन या पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है? यह शिक्षक प्रशिक्षण अवधारणा है, यह शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है। देखिए जो गलत है वो बताना है। यह रचनात्मक पृष्ठपोषण प्रदान करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो गलत है, गलत ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आत्मविश्वास की करें या शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है? नहीं दोस्तों, यह शिक्षक के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ताकि यह सूक्ष्म शिक्षण होता है, इसमें टीचर अपने आप को प्रिपेयर करता है, आके अपनी आप की तैयारी को बताता है कि हमारी तैयारी कैसे है। इसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी, इसमें आत्मविश्वास शिक्षक का बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। क्या होता है? कक्षा का अनुशासन, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का सामाजिक वातावरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किसकी बात करें? कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर क्या होता है? तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं, समावेशन विविधता को महत्व देता है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या है? इसमें हर वर्ग के बच्चे भी शामिल होते हैं, ये भी सही है। समावेशन विविधता को महत्व देता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आए थे। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है, देखिए पुस्तकालय में क्या होता है, आप कहेंगे ढेर सारी किताबें तो रखे जाते हैं, क्या खिलौने रखे जाते हैं, कपड़े रखे जाते हैं, इनमें से कोई नहीं थी, इसमें ढेर सारी किताबें भी रखी जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पाठ्य पुस्तक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो एक पाठ्य पुस्तक का प्रकार कौन सा है? तो आप कहेंगे इसमें सही सामान्य पाठ्य पुस्तक भी, संदर्भ पाठ्य पुस्तक भी, तो पुस्तक ही हो। ऑप्शन इसमें सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं होना चाहिए? सहनभूत, संसार, रचनात्मकता, या फिर ईर्षा। देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी सही है, ईर्षा। ईर्षा, देखिए अगर हम कह दें इसमें ईर्षा हटा दें, ये क्वेश्चन आपको बताते हैं, ईर्षा हटा दें, इसमें सहयोग दे दें या पाठ दे दें, ठीक है। इसमें फोर्थ ऑप्शन सहयोग दे रहे हैं कि सहयोग करना, या फिर पाठ देना ज़्यादा सही है, पाठ देना, मतलब फोर्थ डी ऑप्शन हो गया, पाठ देना। अब बताइए अब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आपके पास डी ऑप्शन नहीं है। शिक्षक के गुण कौन से नहीं हैं? अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, हमने शुरू में आपको बताया था, आपके लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, अब 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन आपका गलत है? देखिए सहनभूत, संचार, पाठ, रचनात्मकता, इसमें जो सबसे मतलब सही तो है, सहानुभूत भी सही है, लेकिन जो सबसे कम सही है, सबसे कम क्या सही है? सहानुभूति। आपको बच्चों के ऊपर सहानुभूति नहीं दिखाना है, आपके बच्चों के ऊपर रहम नहीं करना है कि आप रहम खा जाए, अरे बच्चा बहुत गरीब है इसे हम, ये सब नहीं करना है, सहानुभूति नहीं दिखाना है। लेकिन अब देखिए हमको ऑप्शन के हिसाब से चेक करना था ना, ऑप्शन इसमें इससे ज़्यादा गलत आपका ईर्षा था, इसलिए आपको ईर्षा हो जाएगा। बच्चों को हम पाठ दे सकते हैं, बच्चों को सहयोग दे सकते हैं। सहयोग मतलब कि बच्चा कुछ चीज़ बताना चाह रहा है, नहीं बता पा रहा है, तो उसे हम थोड़ा सा सहयोग दे के बता सकते हैं। लेकिन सहानुभूति आपको इस चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका सबसे कम सही है वो आपका सहानुभूति है। इसको भी आप जानते रहिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है संवेदनशीलता, प्रबंधन क्षमता, सामाजिक कौशल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, संवेदनशीलता। प्रभावित क्या करते हैं दोस्तों? संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, कैसी होती है? छात्रों में स्वयं अध्ययन को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों की समस्या को हल करने में उनकी मदद करना, इनमें से कोई नहीं। एक शिक्षक की कैसी भूमिका होनी चाहिए? छात्रों को में स्वयं अध्ययन को बढ़ावा देना। जब बड़े बच्चे हो जाते हैं उन्हें स्वयं अध्ययन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो ऑप्शन इसमें
फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है किससे है? संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया, परीक्षा, जांच, मापन। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है किससे संबंधित है? जो मूल्यांकन है दोस्तों संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से। मूल्यांकन परीक्षा से भी, जांच भी, मापन भी है इससे, लेकिन हम संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया का दे रहे हैं तो ये आपका यही सही हो जाएगा। अगर यही हम दे देते हैं ए और बी सी तीनों तो फिर आप वो ऑप्शन सही होता। तो ऑप्शन इसमें मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है किससे? संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। निम्नांकित में कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? निर्धारण मापनी, प्रोजेक्ट, जांच सूची, संचय रिकॉर्ड। इसमें जो मूल्यांकन के उपकरण नहीं है उसको आपको बताना है। तो मूल्यांकन के उपकरण दोस्तों इसमें कौन से नहीं है? ऑप्शन बी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोस्तों वह मूल्यांकन उपकरण नहीं है, बाकी सभी मूल्यांकन उपकरण हैं। पोर्टफोलियो से क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो उपकरण है। आप एक कमेंट करके बताइए कि पोर्टफोलियो का निर्माण कौन कौन कर सकता है। ऑप्शन दे दें, बालक कर सकता है, शिक्षार्थी कर सकता है, शिक्षक कर सकता है, माता पिता कर सकते हैं, या फिर ये सभी कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। बाकी हम लास्ट में आंसर इसको बताते हैं। पोर्टफोलियो एक उपकरण है छात्रों में कम काम का संग्रह समय अवधि में, छात्रों के अंक का संग्रह अवधि में, छात्रों को ग्रेड का संग्रह अवधि में, उपरोक्त सभी। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। पोर्टफोलियो का ऐसा उपकरण है जो समय अवधि छात्रों को कार्य को संग्रहित करता है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही है, छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में। देखिए अभी आपके क्लास 3rd में हैं, आपके क्लास में कोई बच्चा 3rd में है, आप उसके क्लास टीचर हैं। अब बच्चा 4th में चला गया, 4th में कोई दूसरा क्लास टीचर होता है। अब 4th का जो टीचर है, क्लास टीचर है, उसे उस बच्चे को समझने के लिए 0 से अगर समझेगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर इस फाइल हम बना दें, बच्चे के बारे में बता दें कि बच्चा कौन से सब्जेक्ट में कैसा है, उसके बारे में पूरी डाटा लिख दें, तब वो जो क्लास 4 का क्लास टीचर रहेगा उसे पढ़ के तुरंत समझ जाएगा इस बच्चे में को आता क्या है, समस्याएं क्या हैं, क्या हमको सही करना है, तुरंत समझ जाएगा, उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यही होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का निर्माण तीनों लोग कर सकते हैं दोस्तों, बालक भी कर सकता है, शिक्षक भी कर सकता है, और आपके माता पिता भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल का उद्देश्य है क्या उद्देश्य है? शारीरिक विकास, नैतिक विकास, उपरोक्त से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे खेल का उद्देश्य क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए, शारीरिक विकास, नैतिक विकास भी। ऐसा नहीं सिर्फ शारीरिक विकास हो। तो इसमें राइट आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। ऑप्शन है छात्र संवेदना, छात्र की प्रकृति, या फिर छात्र की खुशी, या फिर छात्र की जरूरतें। इसमें जो राइट आंसर है छात्र की जरूरतें। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज की विशेषता है क्या है? ऑप्शन है फर्स्ट रूढ़वादी, अवैज्ञानिक, खुला, या फिर अस्तरी। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अस्तरी। भारतीय समाज की जो विशेषता है, विशेषताओं में से एक जो है भारतीय समाज की, ऑप्शन इसमें जो सही होगा ऑप्शन डी है, वह अस्तरी होगा। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भूलने का कारण नहीं है? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक द्वंद्व, सेकंड ऑप्शन है याद करने की इच्छा, थर्ड ऑप्शन है याद करने का दोषपूर्ण तरीके, या फिर ये सभी। इसमें जो बात करें किसकी बात करें? भूलने का कारण जो नहीं है, ये सभी दोस्तों भूलने का कारण ये सभी हैं। ऑप्शन डी मानसिक द्वंद्व भी कारण जो नहीं है, याद करने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके, ये सभी। ऑप्शन इसमें भूलने का कारण नहीं, जो कारण नहीं हो सकता, नहीं, ये सभी कारण हो सकते हैं भूलने में, ये सभी कारण हो सकते हैं, इसलिए नहीं पूछा था। नहीं, एक मिनट दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी भूलने के कारण हैं। मतलब इसमें जो पूछा है जो भूलने का कारण नहीं है, तो इसमें जो है ये सभी, जैसे हम कोई चीज़ याद करते हैं, सोचते हैं बार बार भूल जाए, लेकिन भूलते नहीं, तो यही सब होता है। इन्हीं सब की वजह से हम भूल नहीं पाते। तो भूलने का कारण ये सभी नहीं है। इसके और भी ये चीज़ हैं, ऐसा नहीं सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं। जैसे आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? देखिए अधिगम प्रक्रिया की बात करें तो जो कारक प्रभावित नहीं करता उसकी बात करते हैं। पहले हम ऑप्शन देखते हैं। बुद्धि है, रुचि है, तत्परता है, उद्देश्य निर्धारण है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है।
उद्देश्य निर्धारण है। जो इसमें बात कर रहे थे अधिगम, इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? उद्देश्य निर्धारण। हमने कोई उद्देश्य अपना बना लिया कि हमारा उद्देश्य वही है, अब उसे प्रभावित कौन नहीं क्या नहीं करेगा? देखिए, बुद्धि हमारी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, रुचि तत्परता कर सकता है, लेकिन जो हमारा उद्देश्य बन गया है वो कैसे प्रभावित होगा? वो इससे अधिगम से नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज डी इज राइट आंसर। श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है, कौन सी सुविधा? बहुसंवेदी, केवल दृश्य, केवल श्रव्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें किसकी बात करें? श्रव्य दृश्य। श्रव्य मतलब जो सुनते हैं, दृश्य मतलब जो देखते हैं। तो इसमें जो केवल दृश्य नहीं, केवल श्रव्य नहीं, इनमें से कोई नहीं तो बहुसंवेदी कौन सी सुविधा प्रदान करती है? बहुसंवेदी। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है डेंस ब्लॉक से संबंधित है, तो आपको बताना है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जोड़ घटाओ, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका प्रयोग हम जोड़ और घटाना में दोनों में कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों 30 क्वेश्चन को कवर किए, जो कि आपके आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। आप सबके लिए डेली हम सब 6 बजे क्लासें ला रहे हैं, आप जरूर देखिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं और आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय को इस नाम से भी जाना जाता था, किस नाम से? शेरे बंगाल, शेरे महाराष्ट्र, शेरे कश्मीर, शेरे पंजाब। तो लाला लाजपत राय को हम सब दोस्तों शेरे पंजाब के नाम से जानते थे। ऑप्शन फर्स्ट इज डी इज करेक्ट आंसर। और इनकी मृत्यु के बारे में आप जानते रहे 1928 में। कब? 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, पूर्वी एशिया मानसून। तो भारत में जो वर्षा होती है किस मानसून से होती है? तो दोस्तों भारत में जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ऑप्शन इसमें बी इज राइट आंसर। जो दोस्तों किस सागर से निकलता है आप जानते रहिए, ये जो है अरब सागर से। किस सागर से निकलता है? अरब सागर से निकलता है और जून और सितंबर के मध्य वर्षा होता है। तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, कम से कम 3 सेट में हमको ये सेम यही क्वेश्चन मिल चुका है। विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में है? चीन है, यूएस है, भारत में, ब्राज़ील में। आप कहेंगे जिस देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उसी देश में तो इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे। ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। चीन में। चीन में ऐसा नहीं, आप ऐसा भी कह सकते हैं अभी तो जल्दी का डाटा निकला है, भारत में जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो भारत क्यों नहीं दोस्तों? भारत टेक्नोलॉजी के माने में चीन से बहुत पीछे है, इसलिए आगे जो है चीन है। इंटरनेट के माने में सबसे ज़्यादा जो है चीन है। जनसंख्या में आप भारत आगे जरूर हो सकता है, लेकिन चीन जो है टेक्नोलॉजी के माने में बहुत आगे है भारत से। तो ऑप्शन इसमें ए इज राइट आंसर। बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? ऑप्शन है फर्स्ट अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, थर्ड ऑप्शन है मणीश्वर नाथ रेड्डी, या फिर राजेंद्र प्रसाद। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अनुग्रह नारायण सिन्हा। आपको मैंने इसके पहले जस्ट बताया था, तो जो साइमन कमीशन था तो कब? 1928 में, सॉरी 1928 में। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। करें CIRT इन की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता लगाने के बाद रिपोर्ट करने का समय सीमा क्या है? ऑप्शन है 2 दिन, 1 दिन, 12 घंटे, 6 घंटे। आपको दोस्तों अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है, साइबर घटना घटती है, तो आपको 6 घंटे के अंदर उसका रिपोर्ट लिखाना जरूरी है। तो ऑप्शन इसमें समय सीमा क्या है? 6 घंटा, मिनिमम 6 घंटा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषण कहा जाता है? पेन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा बी, ओजोन। द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है किसे दोस्तों? ओजोन। ऑप्शन इसमें डी, बी इज राइट आंसर। ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि?
वह बहुत महंगा होता है। इसके लिए बहुत सी जगह की आवश्यकता होती है, इसके लिए आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है। यह कोई पर्यावरण मुद्दे का कारण यह कई पर्यावरण मुद्दे का कारण बनता है। देखिए, ठोस कचरे जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? ठोस कचरा जलाने में क्यों समस्याएं होती है, आपको बताना है। देखिए, इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। ठोस कचरे को जलाने अनुशंसा इसलिए नहीं की जाती कि यह पर्यावरण मुद्दे का कारण बनता है। ठोस कचरा जलाने से कई हानिकारक गैस निकलती जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, इसलिए जो है इसे यह कई पर्यावरण मुद्दे का कारण बन जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? निर्वाह खेती, वाणिज्यिक खेती, मिश्रित खेती, डेयरी फार्म। आप कहेंगे निर्वाह खेती। जो खेती निर्वाह खेती होती है दोस्तों, उसी से ज़्यादा वन की कटाई होती है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित देशों की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी वार्षिक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है USA, चीन, ए और बी दोनों, ब्राज़ील। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा सी। दोस्तों, USA और चीन ये दोनों हुई दोस्तों CO2 उत्सर्जन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजहंस घोंसला बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं? कौन से दोस्तों? हंस, राजहंस की बात करें, सॉरी राजहंस। तटीय क्षेत्र, कच्छ का रण, थार, हिमालय। अगर इसमें हम सब राइट बात करें तो दोस्तों कच्छ का रण कहाँ पे है? गुजरात में है। यहाँ पे दोस्तों राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं। राजहंस लाल पंख वाले पक्षी हैं, इनका पंख जो है लाल होता है। इसमें ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 फुट है और 12 फुट और 11 फुट है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए लंबाई और चौड़ाई की बात करें 12 फुट और 11 फुट है, तो इसे आपका पूरा क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल आपको पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? हाथ का क्षेत्रफल होता है। तो 12 गुणे आप 11 कर दीजिए, 12 गुणे 11। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाए? 132 वर्ग फुट। तो 132 क्या है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। करें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1000 2 साल के लिए 2% पर। देखिए, आपको हम सूत्र बताते हैं, उससे आप लगाने का प्रयास करिए दोस्तों खुद से ही। आपको हम एक एक पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। इसमें मूलधन क्या है? मूलधन दोस्तों आपके पास 1000 है। इसके बाद अगर हम सब समय की बात करें तो इसमें समय क्या है? समय आपके पास है 2 वर्ष। दर क्या है दोस्तों? दर की बात करें तो कितने वर्ष में? 2% की दर से। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। चक्रवृद्धि सूत्र क्या होता है? पी क्या है? पी आपका हो जाता है दोस्तों जो मूलधन है। हम इससे थोड़ा सा सूत्र आपको बताते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम यहाँ पे सूत्र लगा रहे हैं। P1 + R। आपका क्या था दोस्तों? R आपका होता है दर क्या है आपका? 2%। हम यहाँ पे दर लिख देते हैं, दर बटे 100। और पावर क्या है? पावर की अगर हम बात करें तो पावर जो आपका समय है कितना है? 2 वर्ष है। 2 वर्ष है ना, आपका समय हुआ। इसी फार्मूले में यही संख्या आप रख दीजिए और यही सॉल्व कर दीजिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन है 20 है, 20.5 है, 40.4 है या फिर 20.6 है। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। इसमें 40.4 है। देखिए, मैथ का सवाल ज़्यादा से ज़्यादा खुद से करने का प्रयास करिए। आप खुद से करेंगे तभी समझ पाएंगे इसमें हो क्या रहा है। आप इसे जब अगर रखेंगे, थोड़ा सा और बताते हैं, रख के आप यहाँ पे 1000 लिखेंगे। 1000 लिखने के बाद 1 + 2 बटे फिर 100, यहाँ पे हमने 10 100। पावर क्या है दोस्तों? पावर आपका 2 हो गया। बस इसे आप सॉल्व कर दीजिए, सिंपल से है। तो आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें दशमलव अंश में 42/10,000 का मान आपको बताना है। देखिए, दशमलव अंश में बताना है तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, अगर इसे हम
1 मिनट, आपको सिंपल सा ऐसा लिख लीजिए ना, 42 बटे कितना है 10,000, 224। इसे दशमलव में आप कैसे लिखेंगे? दशमलव में अगर आपको लिखना है तो सिंपल सी बात है, आप पे यहाँ पे देखिए 42 है, यहाँ पे 10 कितना है 1 2 3 4 जीरो, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 0.0042 यही हो गया। तो इसमें क्या ऑप्शन, इसमें डी इज राइट आंसर। जब किसी संख्या को 8 से 93 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 193 आता है। जब इसे 47 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? आपको कह रहे हैं जब एक संख्या को हम 8 से 93 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आता है? 193 आता है। जब इसे 47 से विभाजित करेंगे तो क्या शेषफल आएगा? देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें आपको, आप चाहें तो बहुत सारे तरीके करके आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका सबसे ईजी बताते हैं आपको। ऐसे जब क्वेश्चन आए तो आप सिंपल करिए, जैसे 193 भागे आप 47 कर दीजिए, कुछ नहीं। आप और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अगर पूछे कि एक संख्या है जो 9 से विभाजित करने में इतना शेषफल है, इससे विभाजित करने क्या, तो आप सीधा वही संख्या से इसमें जो शेषफल आ रहा है उसमें विभाजित कर दिया, जब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 47 है, कितने बार जाएगा? 45 दूना 90, 9 9 18, तो 180। तो हाँ, इसमें आपका 4 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 4 बार। आप कहेंगे 7 चौका 28 के 8, हाथ लगा 2, 4 चौक 16, 16 17 18, 18 हो गया। ऐसे आप घटा दीजिए, 13 में से 5 गए 8, 8 5 13 हो गया, 5 हो गया, यहाँ से कट गया, तो ऑप्शन आपका 5 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर का टावर है। टावर के शीर्ष पर सड़कों का अनुमान कोण 30 और 45 है। सड़क एक दूसरे से कितनी दूर पर है? इससे पहले हम आपको मैप बना के बताते हैं। ऑप्शन जो इसमें है, ऑप्शन जो है 27.32 है। इसके बाद ऑप्शन बी है 29.56 है मीटर है। थर्ड ऑप्शन है 20 करड़ी में 3 है, या फिर लास्ट ऑप्शन है 10 करड़ी में 3 है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि दो समांतर सड़कों के बीच, दो समांतर सड़क हैं, इनके जो बीच 10 मीटर का टावर है। कितना दोस्तों? 10 मीटर का टावर है। शीर्ष सड़कों के अवनमन कोण 30 और 45 है। कितना? 30 और 45 है। तो आप यहाँ से एक ऐसे ग्राफ बनाइए, देखिए ग्राफ हो गया, कितना कोण बता रहे हैं? 30 और 45 है। तो आप ऐसे बनाइए इसको। तो अगर हम इसे 45 कर दे रहे हैं और इसे हम 30 कर दे रहे हैं, तो इसे हम और एक यहाँ से एक, थोड़ा सा दोस्तों पैड में समस्या की वजह से इस पर सॉल्व करने में समस्या हो रही है, लेकिन हम आपको बताते हैं, करने का तरीका आप पूरा बताते हैं, फिर उस तरीके से आप खुद से करने का प्रयास करिए। देखिए आपको एक चीज़ पता होगा, जैसे अगर इसे हम बढ़ा दें तो यह पूरा कोण कितना होता है? 180 का होता है। तो अगर हम 45 से निकाल दें, बचा कितना? जो बचेगा तो वही एक कोण होगा। वही सेम चीज़ आप अगर यहाँ पे देखेंगे, अभी देखिए हम निकाल के आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे अगर ये 30 है तो जो ये बच रहा है, ये कोण जो बचेगा वो तो होगा। इसके बाद अगर हम सब बात करें तो यहाँ पे ये आपका ये कोण क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, और ये कोण क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो अगर इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए आपको tan मान के सॉल्व करना है। तो p, एक मिनट, यहाँ पे tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? p, यहाँ पे लिख देते हैं इस तरफ PS बटे RES। इसमें रख के आप सॉल्व करिए। इसमें जो राइट आंसर है, ऑप्शन हम आपको बताते हैं, ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, 27.32। आप इसमें रख के सॉल्व करिए, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं सोमवार, अप्रैल, शुक्रवार। सोमवार जैसे संबंधित है, अप्रैल जैसे, शुक्रवार किससे संबंधित है? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, जिस प्रकार सोमवार के बाद चौथा दिन शुक्रवार होता है, उसी प्रकार, एक मिनट दोस्तों, उसी प्रकार अप्रैल के बाद चौथा महीना क्या आएगा? अगस्त आएगा। अगस्त क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वह शब्द चुनें जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। गुर्दा, दिल, फेफड़े, कान। देखिए गुर्दा, दिल, फेफड़े ये सब क्या हैं? ये सब शरीर के अंदर हैं, लेकिन कान आपका तो शरीर के बाहर है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 60 30 120 15
240। देखिए इसका संबंध आपको बताना है, अगली संख्या क्या होगी। इसमें जो संबंध हो रहा है, संबंध आप देखिए क्या हो रहा है। कहेंगे 6 दूनी 120 हो रहा है, 120 दूना 240 हो रहा है, राइट। देखिए 30 का आधा क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। अब जाहिर सी बात है अगर ये 15 हो रहा है तो अगली संख्या क्या होगी, आप कहेंगे 7.5 होगी। 7.5 क्या है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड को BAD को YZW लिखा जाता है तो उसी को SAID को HZRW लिखा जाता है, तो LIF को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए इसका सबसे पहले संबंध देखिए, संबंध क्या हो रहा है, BZ। देखिए विपरीत शब्द, B का विपरीत क्या है Y, A का विपरीत क्या है Z, D का विपरीत क्या है W। क्या वही चीज़ इसमें भी फॉलो हो रहा है, यस का विपरीत क्या यच होता है, आप कहेंगे हाँ यस का विपरीत यच होता है, तो वही सेम प्रक्रिया इसमें फॉलो हो रहा है। तो लाइफ का विपरीत आप कर दीजिए, लाइफ का यल का विपरीत ओ होता है, आई का विपरीत क्या होगा, आई का विपरीत आर होता है, यफ का विपरीत क्या होता है यू होता है, और ए का विपरीत क्या होता है वी होता है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए, ORUE, UV, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। सीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं दोस्तों, सीता की ओर इशारा करते हुए। मान लीजिए यहाँ पे सीता हो गई, सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, किसने कहा दोस्तों, निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के बेटे का, इसकी माँ यहाँ पे हो जाएगी, एक मिनट दोस्तों, मान लीजिए इसकी माँ यहाँ पे हो गई, माँ हो गई, माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। अगर इसकी माँ ए है, इसका बेटा भी एक होगा, तो बेटा मान लो इसका एक बेटा हो गया, यहाँ पे हो गया बेटा, ठीक है। एक मिनट, निखिल इकलौते बेटा हूँ, उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ, इसका बेटा निखिल है, ठीक है निखिल। सीता निखिल से किस प्रकार संबंध है, सीता जो है ये सीता निखिल की क्या लगेगी, ये आंटी होगा दोस्तों, भतीजा माँ या चचेरा भाई क्या लगेगा। देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह आंटी। जैसे आप भी यहाँ पे देखिए कि आपकी जो बहन है, आपका लड़का आपके बहन के क्या लगेगा, आप इसमें सीता का पूछा, हाँ सीता, आपकी जो बहन है आपके लड़के की क्या लगेगी दोस्तों। देखिए इसमें भतीजी लगेगी नहीं, माँ लगेगी नहीं, चचेरा भाई नहीं, तो इसमें आंटी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए, जो कि आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।